गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेल्फ स्टडी। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। कल हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट सेकेंड। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से पेरिस में आतंक का माहौल छा गया और ये आतंक का माहौल किसकी वजह से छाया था। बुर्बो राजवंश की जो लुई थी वो राजगद्दी पर उन्होंने मतलब सम्राट बन चुके थे और सम्राट बनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी उनके ऊपर 10 अरब लीवरे का कर्ज चढ़ने की वजह से और ऊपर से उनकी शान शौकत महलों की शान शौकत बढ़ाने के लिए उनकी राज दरबारियों को, उनके सेनापति को वेतन अलग से देना पड़ता था, सरकारी कर्मचारियों को अलग से वेतन देना पड़ता था और विश्वविद्यालयों को अलग से। तो इन सब चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मजदूर हुआ करते थे उन पे करों का भार इतना ज्यादा डाल दिया, तो इस तरह से विद्रोह का रूप धारण उन्होंने कर लिया धीरे धीरे। और पाव रोटी का जो दाम था इतना बढ़ चुका था कि भूखमरी की सिचुएशन आ गई थी। इस महामारी में लोग करे भी तो क्या करे, इसलिए विद्रोह जो था वो आंदोलनकारी का रूप धारण कर लिया उसने। उसके बाद में नेशनल असेंबली के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 भागों में विभाजित करने के बाद में उसे जो इसके बाद थोड़ा बहुत इनमें संतुष्टि प्राप्त हुई कि हमें थोड़ा सा हक तो अधिकार हमें प्राप्त, पुरुषों को जो अधिकार थोड़ा बहुत तो प्राप्त हुआ है। इस वजह से तो आज हम उसके आगे देखते हैं कि लुर्बो ने उस नेशनल असेंबली पर मतलब जो 3 पार्ट उसके बनाए थे उस पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना गुट बना रहा था, यानी पर्शिया के राज्य के साथ में चुपके से वो अपनी चर्चाएं चला रहा था, यानी आगे उसे क्या करना है। तो आइए देखते हैं इसके इसके बाद में क्या हुआ। अब 1779 के बाद में क्या हुआ, जब ये किसके साथ में लुई है, लुई 16वां ने किसके साथ में, पर्शिया के राजा अंदर ही अंदर वार्तालाप चला रहा था, उसके अंदर अपनी कोई राजनीति चला रहा था, यानी कि किस तरह से इन सब चीजों से छुटकारा पाया जाए। फिलहाल तो उसने हस्ताक्षर कर दिए थे क्योंकि पूरा पेरिस को विध्वंस रूप धारण हो गया था, मतलब पूरी तरह से नष्ट करने में तुले हुए थे वो, उनके राज दरबार तक पहुंच गए थे। इस वजह से उनको ये कदम मजबूर होकर उठाना पड़ा था। तो लुई ने क्या किया, इस वर्षा के राजा से अंदर अंदर वार्तालाप करते, जब अब उन लोगों को खबर लग गई, किनको, नेशनल असेंबली के सदस्य को खबर लग गई और उन्होंने क्या किया, पर्शिया के राजा और ऑस्ट्रिया के राजा, किसके, ऑस्ट्रिया के, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया पे उन्होंने क्या किया, हमला बोल दिया और हमला करके इन दोनों को पराजित कर दिया। यानी इन लोगों को मौका भी नहीं दिया उभरने का। इससे पहले अपना सेनापति भेज के इन लोगों के द्वारा गर्मियों में 1779 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद इनको हरा दिया गया, यानी कि क्योंकि ये इसका साथ दे रहे थे, ये इनका साथ दे रहे थे, तो उसमें उसमें क्या हुआ कि अब इसके बाद में क्या हुआ, और ये जब ये युद्ध लड़ने जा रहे थे उस टाइम पे, तो वहां का एक फेमस गीत था, और किसके द्वारा रचित था ये, रोजर दी लाइल, वहां के कवि थे मार्शलिस, मार्शले, इनके द्वारा रचित, ये कवि थे, इनके द्वारा रचित ये सॉन्ग था मार्शले। ये सॉन्ग को गाते हुए और गाते हुए तिरंगे सॉरी गाते हुए अपने सुर में और उन लोगों के युद्ध का आह्वान कर दिया, और उसमें उनको काफी इनको मतलब फ्रांस को उस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। अब डेफिनेटली जब दो राज्यों या देशों के बीच में युद्ध होता है तो नुकसान का सामना तो सभी को करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही योद्धा हो। इसके बाद में राजेंद्र दी लाइन ने मार्शली गीत को गाते हुए जाता है और मार्शली गीत लास्ट में फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसी फ्रांस का राष्ट्रगान भी कहा जाता है। अब क्रांतिकारी युद्ध के बाद में सारे पुरुष उस युद्ध में शामिल हो गए थे, जो सारे पुरुष थे, क्योंकि इस युद्ध में सेनापति की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी इसलिए सेनापति नहीं थे उस टाइम पे, तो जो आम पुरुष थे वो सेनापति के रूप में उसमें शामिल, हजारों की तादाद में शामिल होने लगे। अब सारे पुरुष जब युद्ध में शामिल हो गए तो घर पे कौन बचा, उनके बाल बच्चों को पालने के लिए खाली महिलाएं बची। अब महिलाओं के कंधों पर सारा बोझ आ पड़ा, अब महिलाएं सारा कामकाज करने लग गई, यानी
घंटों खड़ी होकर पाव रोटी के दुकानों पर पाव रोटियां लेकर के आती थी, सारा काम काज करती थी, बाहर का भी काम करती थी, घर के भी कार्य को संभालती थी। इस तरह है ना, सारा बोझ उस टाइम पे स्त्रियों के उस पर आ पड़ा। अब जगह जगह पर उस टाइम पे क्या हुआ कि क्लब बनने लग गए। उस टाइम पे जगह जगह पे पुरुषों के भी क्लब बनने लगे और महिलाओं के भी क्लब बनने लगे। पुरुषों के क्लब में सबसे ज्यादा तो फेमस था वो जैकोबिन क्लब था। कौन सा? जैकोबिन क्लब। अब इस जैकोबिन क्लब जो था, ये सबसे ज्यादा फेमस था। अभी जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन क्यों पड़ा? तो पास्ट टाइम में कहा जाता है कि कन्वेंट ऑफ सेंट एक राजनीतिक समूह था पेरिस में, जिसका नाम था पास्ट टाइम में क्या नाम था? कन्वेंट ऑफ सेंट पेरिस में उस पार्ट टाइम में नाम था उनका कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। उनके नाम पर जेकोबिन क्लब का नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है जेकोबिन क्लब का नाम किनके नाम पर पड़ा? तो कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब जिनका नाम था, इनके नाम पर जेकोबिन क्लब का नाम रखा गया है। अब इन जेकोबिन क्लब में जो सदस्य थे वो आम जनता ही थी, कोई बड़े बड़े लोग नहीं इसमें शामिल हुए थे। इसके सदस्य जो थे वो आम जनता थी, जैसे कि कर्मचारी थे सिंपल से, कारीगर। अब कारीगर में कौन कौन थे? जो जूते बनाते थे, सिलाई बुनाई करने वाले, कर्मचारी में जूते बनाने वाले, सिलाई बुनाई करने वाले, छापे करने वाले, मतलब वस्त्रों पे छापा करने वाले, और मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। कर्मचारी थे, कारीगर थे, जूते बनाने वाले, सिलाई बुनाई करने वाले, कपड़ों की रंगाई करने वाले, यानी जो आम जनता, जो जिसको नौकर का दर्जा दिया गया था, वही लोग इस जैकोबिन क्लब के वो थे। अब इन सब का नेतृत्व कौन कर रहा था? डेफिनेटली कोई भी क्लब बनता है या फिर कोई भी गठन बनाया जा रहा है, कोई भी सभा बनाया जा रहा है, तो एक सभापति होता है। ये मुख्य सभा में सभापति होता है। कोई भी क्लब होता है एक मुख्य सदस्य होता है, जैसे उसमें नेशनल से मिराबे और आबे थे दो मुख्य। तो इस टाइम पे इसमें कौन था? इसमें थे रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन। कौन थे? मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब का सबसे ज्यादा नेतृत्व कौन कर रहा था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर एक पैसे से वकील थे, ये शिक्षित वर्ग के थे, और ये क्या थे? पैसे से वकील थे। ये बहुत कड़क, ये इनका मतलब जो वो था कि सबको समाज में सबको ऊंचा नीचा का जो दिखावा है वो खत्म कर दिया जाए और सबको समान नजरों से देखा जाए। तो इस वजह से इनका इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब उस टाइम पे क्या हुआ? जो घुटने के ऊपर पहनने जाने वाले ब्लूच से क्या कहते हैं? घुटने के ऊपर पहने
बलूच। अब ये कौन पहना करते थे? कुलीन वर्ग के लोग पहना करते थे इसको। इस बलूच को कुलीन वर्ग के लोग पहना करते थे। तो अब इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो कुलीन वर्ग के लोग बलूच जो पहना करते थे, इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरा यहाँ से लेके सर से लेके पैर तक का एक पतलून के रूप में धारीदार वस्त्र था, धारीदार वस्त्र था, इसे पतलून कहते थे। इस पतलून को वो लोग पहनते थे और पहनने का प्रतीक ये था कि अब बलूच का जो रिवाज है वो समाप्त होने वाला है, यानी जो कुलीन वर्ग है अब इनकी समाप्ति आ चुकी है। इस पतलून को पहनने का इन लोगों का जो निश्चय था। उसके बाद में इसके साथ में लोग क्या करते थे, लाल टोपी भी सर पे लगाया करते थे, और जो लाल टोपी था वो स्वतंत्रता का प्रतीक था। लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक था कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इस तरह वो पतलून और लाल टोपी पहनकर निकला करते थे। और जैकोबिन क्लब को उस टाइम पे सुक्लोथ के नाम से जाना जाता था, बोला जाता था। सुक्लोथ का अर्थ होता है बिना घुटने वाले। जैकोबिन को उस टाइम पे सुक्लोथ के नाम से बोला जाता था। जो जैकोबिन जब सड़कों पे चलते थे तो उनको सुक्लोथ के नाम से बुलाया जाता, और सुक्लोथ का मीन्स होता है बिना घुटने के। लेकिन इन सब के बारे में क्या हुआ कि ये जो सारे कार्य है वो सिर्फ पुरुष लोग क्या करते थे, महिलाओं को ये सब करने का ऑर्डर नहीं था, उस टाइम पर अनुमति नहीं थी उन्हें इन सब चीजों को। उन्हें क्लब जरूर बना लिए जाते थे उस टाइम पे, लेकिन उनके क्लबों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ ठीक है, औरतें हैं एक तरफ से अपना वो कर रही है, इस टाइप से उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 1792 की गर्मी में जैकोबिन खाद्य पदार्थों की महंगाई अभाव से क्या हो गए, पेरिस वासियों में फिर से जो एक विशाल हिंसक का विद्रोह का रूप ले लिया। यानी उस टाइम पे क्या हुआ कि 1792 गर्मियों में जो खाद्य पदार्थ थे फिर से उनकी महंगाई बढ़ी। खाद्य पदार्थ जो थे फिर से क्या हुआ, उनकी महंगाई बढ़ी। अब महंगाई खाद्य पदार्थों की तो पेरिस नगर में फिर से विद्रोह होने लगे, फिर से वो विध्वंस रूप धारण करने लगे। और इस बार उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 को जहां सम्राट रहा करते थे उसका नाम था ट्यूलेरिये। ट्यूलेरिये ये उनका महल का नाम था, ट्यूलेरिये के महल। ट्यूलेरिये के महल पर 10 अगस्त 1712 ट्यूलेरिये के महल पर इन्होंने, आम जनता ने क्या किया, जैकोबिन कलम के सदस्यों ने क्या किया, वहां पर हमला बोल दिया। अब दावा बोलने के बाद क्या हुआ, डेफिनेटली दावा बोलने के बाद वहां पर उनके जो सेनापति थी उनको मार डाला गया, सबको मार डाला गया, पूरे ट्यूलेरिये को छीन बीन कर दिया गया। और उनके जितने भी राज दरबारी जो भी थे, उनके जो मेंबर्स थे सम्राट के, और सम्राट को और सम्राट के पूरे फैमिली को बंदी बना लिया गया उस टाइम पे। कब, 17 अगस्त 1792 को। और इसके बाद में बंदी भी बना लिया गया। और उसके बाद जैकोबिन क्लब ने एक कार्य किया, ये कार्य किया कि
जो मत अधिकार का अधिकार जो 25 वर्ष के पुरुषों को था और जिसके पास संपत्ति थी उन्हीं को दिया गया था ना। तो 10 अगस्त 1792 में एक कार्य ये भी हुआ कि वहां पे 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष थे, चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, उनको उन सबको मत देने का अधिकार पारित कर दिया गया। अब इस तरह से 21 सितंबर को 1792 तक 1792 तक जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, उसकी पूरी फैमिली को बंदी बना लिया, उन सम्राट को बंदी बना लिया, उसके सारे सेनापति मर गए, तब उनका कोई सहारा ही नहीं रह गया। तो इस तरह से 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को पूरी तरह से उसका एंड कर दिया गया। उसके बाद में फ्रांस में गणतंत्र का स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना की गई। इसी दिन फ्रांस में स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र का मतलब तो पता ही है, जिसमें सरकार कोई भी कार्य करता है, कोई भी चीज लागू करता है तो उसमें जनता की भागीदारी आवश्यक रूप से होती है, उसे गणतंत्र राज्य कहा जाता है। इसके बाद में लुई को 4 से 5 महीने कैदी बनाए रखने के बाद क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 को 1793 को क्या हुआ, लुई को देशद्रोही करार दे दिया गया। न्यायालय के द्वारा लुई को क्या हुआ, देशद्रोही करार करके उसको 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। और लास्ट में जो इसकी वाइफ थी, माँ की राजकुमारी जो थी मेरी एंटोनेट का भी यही हसर हुआ, उसको भी फांसी दे दी गई। अब ये जो दौर कहा जाता है 1793 से लेकर के 1794 तक का, ये आतंकी दौर कहा जाता है उस टाइम का फ्रांस का। फ्रांस का आतंकी युग कहा जाता है। जो रोबेस्पियर था वो बहुत ही इसके जो रोबेस्पियर के नियंत्रण में जो भी बनाए जा रहे थे कानून, वो बहुत ही सुचारू रूप से, मतलब बहुत ही कड़क टाइप के कानून बनाए जा रहे थे उस टाइम पे। और जो गणतंत्र के शत्रु थे, रोबेस्पियर की नजरों में गणतंत्र के 2 शत्रु थे। गणतंत्र के एक तो पादरी वर्ग, सेकेंड था कुलीन वर्ग, और जो उनके जैकोबिन कलम में शामिल नहीं हुआ था अन्य। ये 3 जो थे ये कौन थे, गणतंत्र के विरोधी थे रोबेस्पियर की नजरों में। अब इन सबको क्या हुआ, इन सबको बंदी बना लिया गया और न्यायालय में पेश कर दिया गया। जब न्यायालय इनको क्या करते, दोषी ठहराते थे, तो इनको क्या कर दिया जाता था, गलोटीन पर इनका सर चढ़ाकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन जो होता है ये 2 खंबे हैं, ये 2 खंबे हैं बांस की, जो 2 खंबे बना दिया करते थे और बीच में आरी की वो मशीन, इसका एक इधर से आता था एक इधर से, यानी अपोजिट साइड, एक इधर से चल रहा था तो एक इधर से।
अपोजिट साइड हो गया आर्या, एक इधर से चल रही थी, सॉरी जैसे ये मशीन है, इसका एक इधर से चल रहा था सिरा, एक इधर से चल रहा था, तो वो यहाँ बीच में उसका सर रख दिया जाता था, और ये जब ये चलता था आरी, तो उस टाइम पे सर जो है धड़ से अलग हो जाता था। तो ये इसको क्या बोलते थे, गिलोटिन खंबा। अब ये गिलोटिन खंबा, इसका गिलोटिन नाम, गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर जिसने इसका आविष्कार किया था, उसी नाम पे इसका गिलोटिन खंबा इसको बोला जाता था। गिलोटिन ही थे, डॉक्टर गिलोटिन ही थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, और इसी के नाम पे इसका नाम गिलोटिन खंबा रखा गया था। अब जो भी दोषी पाए जाते थे उसको इस गिलोटिन पे उसका सर रख दिया जाता, तो उस सर से धड़ से अलग हो जाता था। तो इस टाइप से उसको ये सजा दी जाती थी जो भी न्यायालय में दोषी पाया जाता था। अब उसके बाद में क्या हुआ, रोबेस्पियर ने सरकार बनाकर मजदूरों की जो जो कीमती थी मजदूरियां, उनको जैसे जैसे जिस हिसाब से वो काम करते थे उनकी मेहनत के हिसाब से उस वेतन को उन्होंने क्या कर दिया, जारी कर दिया। पहले मेहनत ज्यादा हुआ करती थी और वेतन बहुत कम दिया करते थे, और उसके ऊपर करों का भी बोझ डाल दिया गया था। तो करों का बोझ कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था रोबेस्पियर की सरकार ने। और क्या किया कि वेतन भी अच्छा देने लग गया, और जो पाव रोटी की महंगाई थी उस पर भी नियंत्रण कर दिया। तो इस तरह से उस टाइम पे क्या लगा कि सब लोग, उनका जो फ्रांस है वो पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है, अब उनके हितों का कार्य होने लगा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आई जाती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ फिर, और जो मॉन्सियर यानी महोदय और महाशय जैसी जो पद अधिकारियां थी उस टाइम पे, उसको भी समाप्त कर दिया गया, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया था रोबेस्पियर की सरकार जब बनी थी। महोदय या महाशय, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो पदारी वर्ग के लोग थे, उनको महोदय महाशय के नाम से पुकारा जाता था। तो अब इस प्रथा को क्या किया, उस टाइम पे समाप्त कर दिया। इसकी जगह पर सभी नागरिकों के लिए शितोइन, सभी नागरिकों, फ्रांस की सभी नागरिकों को शितोइन कहा जाने लगा, यानी सबको एक समान नजरों से देखा जाने लगा। इसके बाद में रोबेस्पियर ने अपनी हर नीति को बहुत सख्ती से लागू करने लग गया। अब जब इतनी सख्ती से लागू करने लग गया तो न्यायालय को ये चीज पसंद नहीं आई, और 1794 में क्या हुआ, जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया, और दोषी पाने पर उनको क्या हुआ, गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में, अब जैकोबिन गिलोटीन पर रोबेस्पियर ही इसका नेतृत्व कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, इस क्लब का भी अंत हो गया। अब इस क्लब का अंत होने के बाद इसका नेक्स्ट जिम्मा किसने उठाया, जो मध्य वर्ग के लोग थे। अब जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका जिम्मा उठाया, और उन्होंने क्या किया, जो जैकोबिन क्लब ने, जैसे कि जो संपत्तिहीन थे उनको भी मत देने का अधिकार था, तो वो फिर से उसको समाप्त कर दिया उन्होंने फिर वो आए, अपनी नई सत्ता लेकर आए। इस नई सत्ता में उन्होंने क्या किया, जिनके पास संपत्ति है, जो 25 ईयर से ऊपर के पुरुष है, उन्हें ही सिर्फ मत देने का अधिकार है। तो उन्होंने ये चीज लागू कर दी पहली बात तो। बाकी स्वतंत्र समानता तो उस टाइम पे भी समान ही चल रही थी। इसके बाद में जब ये सारे विद्रोह खत्म हो गए तो महिलाएं जागृत हुई। महिलाएं बोली, जब पुरुष का ही सारा हक है तो हम खाली मजदूरी करें, घर चलाए, हमारा कोई जीवन नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो सामने आई। अब महिला आंदोलन हर जगह सुचारू रूप से चलने लगा। तो इन्होंने जो महिलाएं थी उनकी भागीदारी सरकार ने उनके जीवन में सुधार हेतु ठोस कदम उठाए थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे, यानी उनके लिए कोई कदम ही नहीं उठाया गया था। वो सोचती थी कि हमारे हित के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो हमें
सॉरी, उसके हित के कार्य के लिए, उनके अपने हितों के कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब आंदोलन करने में उन्होंने कम से कम कितने 60 क्लब की स्थापना की, 60 क्लब बनाए उन्होंने अपने। अभी 60 क्लब इन्होंने मजबूर होकर बनाया था, क्योंकि इनको सिर्फ घर के काम काज करने के लिए रखा माना जाता था। बच्चों का पालन पोषण करती थी, बाजार जाकर के पावरोटी वगैरह खरीद के ले आती थी, दिहाड़ियां भी करती थी, और जो गरीब घर की औरतें थी वो तो उनको तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, वो लोग कभी स्कूल ही नहीं देखे। और जो स्कूल जाया करती थी तो खाली बड़े घर की जो हुआ करती थी, जो कुलीन और पादरी वर्ग के लोग की लड़कियां हुआ करती थी, खाली वही शिक्षित हुआ करती थी। और जो थर्ड स्टेटस के लोगों की, जो एकदम निर्धन हुआ करते थे, उनको पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि उनके पास आमदनी इतनी ज्यादा हुआ नहीं करती थी। तो इस तरीके से अब इन 60 क्लब में सबसे ज्यादा एक क्लब जो मशहूर हुआ वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी द रिपब्लिकन वीमेन। इन 60 क्लबों में जो सबसे ज्यादा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी द रिपब्लिकन वीमेन, ये सबसे ज्यादा फेमस क्लब था उस टाइम पे महिलाओं का। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी थी लोगों की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनकी मांग थी कि इनको पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब सरकारी कार्यों में भी उनके समान उनको दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी ऑफिसों में जाके बैठ सके, कार्यभार को संभाल सके, अपना जीवन स्वतंत्र होकर जी सके, पुरुषों का भार उस पर ना रहे। तो इसके बाद में क्या हुआ, जब ये मोर्चा निकाल क्रांतिकारी पर बैठी रही, तो सरकार ने इनके हितों के लिए काफी कार्य किए। जैसे उन्होंने क्या कर दिया कि इनके लिए, इनको शिक्षित होने के लिए सरकारी सरकारी स्कूलों को, सरकारी विद्यालय खोल दिए, ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षा हासिल कर सके। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम इन्होंने किया कि जो औरत है वो अपने हिसाब से डिवोर्स जिसे बोलते हैं, डिवोर्स में क्या होता था कि मतलब पहले क्या होता था, शादी हो जाती थी, उसके बाद में महिला और पुरुषों को तो समान अधिकार दे दिया गया था, यानी वो उस रिश्ते से हट जाया करते थे, लेकिन महिलाएं इसमें पिस जाया करती थी। तो अब क्या हुआ कि इसको हटा करके उस टाइम पे क्या हुआ, दोनों की तरफ से, अगर लड़की चाहे वो भी डिवोर्स दे सकती है, लड़का चाहे तो वो भी डिवोर्स दे सकती है। तो तलाक प्रथा भी जारी कर दिया गया, सरकारी विधायी खोल दिए गए, तलाक के नियम खोल दिए गए, उनको भी पुरुषों के बराबर थोड़ा सा दर्जा दिया गया, ताकि वो भी कार्यालय में आकर के कार्य कर सकें। उसके बाद में कार्यालय में आने का, कार्यालय में वो भी आकर के कार्य कर सके। इस तरह से कुछ हद तक इनको शांत करने के लिए इतने सारे नियम है, मतलब वो अब अपनी जिंदगी स्वतंत्र को कुछ टाइम, कुछ हद तक जी सकती थी। लेकिन उनका मांग क्या था, उन लोगों की मांग थी कि हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, हमें इन चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, सबसे बड़ा हक है मत देने का। यानी कोई भी सरकारी कार्य लागू किया जा रहा है तो हमसे पूछता ही नहीं है, कोई हमारा मत ही नहीं जाता, उसके अंदर हमारी कोई राय विचार नहीं होता है। इन सब चीजों से भी वो संतुष्ट नहीं हुई, अपना आंदोलन को उन लोगों ने क्या किया, जारी रखा। और लास्ट में क्या हुआ, अप्रैल 1944 में महिलाओं के मतदान के लिए पहली बार बात की गई थी। पहली बैठक हुई, मान लीजिए चाहे। उसके बाद में जस्ट इसके 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 21 अप्रैल, ये 19 अप्रैल था और ये 21 अप्रैल
1945 में पहली बार महिलाओं के द्वारा मतदान करवाया गया। और तब से महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी इन्होंने इस तरह से जब ये मतदान करवाया गया उसके बाद से इनकी क्रांतिकारी जो विद्रोह था उसको समाप्त हुआ। यानी इन लोगों को भी लगने लग गया कि हाँ, हमें भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हुए हैं, हम भी पुरुषों के बराबर अब कार्यालयों में काम कर सकती थी। जो एक अधिकार नहीं था मतदान का, वो भी इनको इनकी कड़ी संघर्ष की वजह से, इतने सालों तक इन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद में इनको 21 अप्रैल 1945 में बहुत ज्यादा विद्रोह रूप धारण कर लिया था, क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था। उसके बाद में उन लोगों को इतनी यातनाएं करने के बाद में मात्र इतने वर्षों तक इस आंदोलन को चलाने के बाद में इनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब इन लोगों के अधिकार प्राप्त होने के बाद में उस टाइम पे क्या हुआ, फ्रांस में दास प्रथा भी बहुत ज्यादा चल रही थी। क्या चल रही थी? दास प्रथा। दास प्रथा किन लोगों की वजह से है कि कैरिबियाई। अभी कैरिबियाई कौन थे? कैरिबियाई 3 देश के लोग थे। एक था मार्टिनिक, सेकेंड थे गॉडलोप, और थर्ड जो था सैन डोमिंगो। ये तीनों जो थे कैरिबियाई के थे, मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो। इन्होंने क्या किया, जो तंबाकू की तंबाकू, नील, चीनी, इन सब के उत्पादन के लिए इन लोगों को मतलब स्पेशल से अपने ही अधीन व्यक्ति चाहिए होते थे। तो उनको वो लोग क्या करते थे, जो इसको त्रिकोणीय दास व्यापार चलाया था इन लोगों ने। अभी त्रिकोणीय दास व्यापार किन दोनों, अभी त्रिकोणीय दास व्यापार किन किन देशों के बीच में चला था? तो ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। त्रिकोणीय दास व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका ने, तीनों देशों ने मिलकर चला रखा था। इन लोगों का जो लक्ष्य था वो क्या था कि ये लोग क्या करते थे, जो गरीब तबके के लोग हुआ करते थे उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया करते थे। फिर उनके ऊपर या तो उनको दाग दिया करते थे या फिर उनको हथकड़ियां पहनाकर जबरदस्ती कैरिबियाई देशों की जहाजें खड़ी रहती थी और उस टाइम में उनको जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था और वो जहाजें लगभग 3 महीना का सफर तय करके दूसरे स्थान पर जाते थे। वहां पर क्या होता था, चाय पत्ती के खेती किया करते थे, उसके ध्यान के लिए ये सब दास प्रथा। तो जबरदस्ती उन लोगों को जाकर के उनके बागानों वाले जो चाय पत्ती की जो खेती किया करते थे, जो बागान के मालिक हुआ करते थे, बागानों को ये लोग व्यक्ति को बेच दिया करते थे, दास के रूप में वहां पे वो कार्य किया करते थे। तो इस तरह से वो दास प्रथा उस टाइम पे फ्रांस में बहुत ज्यादा विद्यमान थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में देखने को मिली थी। इसके बाद में, और ये लोग कौन हुआ करते थे, बोर्ड, जिनको दास बनाया जाता था वो किस जाति के थे, बोर्दे,
बोर्दे और नानते। बोर्दे और नानते जाति के हुआ करते थे। तो इनको क्या करते थे ये लोग, मालिक के थ्रू बेच दिया करते, इनको दासी बना लिया करते थे। इनका जो जीवन था वो फल फूल नहीं पाता था, इस तरह से वो दूसरों के यहाँ दास बनकर हमेशा से अपनी जिंदगी, मतलब बहुत दिनों तक अपनी, जब तक ये अपनी जिंदगी को व्यतीत करते थे। अब 18वीं सदी में आते आते क्या हुआ कि दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इस प्रथा की निंदा होने लगी उस टाइम पे। खत्म करने के लिए उस टाइम पे खत्म नहीं कर दिया गया, मतलब खत्म करने के लिए इसकी निंदा करने लग गए लोग बाग। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरह से और चीज ने विद्रोह करते करते क्रांति रूप धारण कर लिया था। तो इस टाइम पे खाली इसके लिए मुहिम उठी, आवाजें उठी, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकी। और इस तरह से क्या हुआ कि और जिस तरह से उस टाइम पे विद्रोह होते होते नेशनल असेंबली पारित किया गया था, तो इसके लिए ऐसा कोई भी नेशनल असेंबली पारित नहीं किया गया था। लेकिन कहा जाता है कि लास्ट में कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन के द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशन में 1794 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जब 18वीं सदी में ज्यादा देर के लिए इनको समाप्त नहीं किया गया था। जब वहां का सम्राट चेंज हुआ 18वीं सदी में, नेपोलियन बोनापार्ट जब वहां का सम्राट बना था, तो फिर से दास प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। और और ये दास प्रथा में सबसे ज्यादा जो थे वो बोर्डे और नानते लोगों के लोग, और निग्रो निग्रो जो होते थे वो अफ्रीका की दक्षिया रेगिस्तान में रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में रहा करते थे। जो निग्रो हुआ करते थे ये बहुत ही तुच्छ टाइप की भाषा थी, जो अब नहीं यूज की जाती है। यानी उस टाइम पे लोग छुआछूत मानते थे, तो उनके लिए ये यूज किया जाता था। उन लोगों को दास बना करके उसके द्वारा व्यापार किया जाता था। तो आज के जमाने में निग्रो अफ्रीकन थे ये लोग। रहने वाले को कहा जाता है। अब इन सब के बाद में क्या हुआ, 18 सदी के आते आते सबके बीच में समानता देखा गया। यानी वहां पे कोई कुलीन वर्ग पादरी वर्ग नहीं दिखाए, सब एक समान, सबको समान नजरों से सबको समान व्यवहार किया जाता, सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। यानी गणतंत्र राज्य की स्थापना उस टाइम पर हो चुकी थी, तो लोग बाग सब अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। यानी सब सब जो भी न्यूज थी, अखबारें थी, वो खाली शहरों तक सीमित नहीं रह गई, वो गांव तक पहुंचने लग गई। और गांव तक पहुंचती थी तो वहां पे हर शिक्षित व्यक्ति के द्वारा उसको पढ़कर सुनाया जाता था, लोगों की राय ली जाती थी, ये कार्य ऐसे है, सरकार इस चीज को लागू कर रहे हैं, तो उसमें भी जनता की भागीदारी होती थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सब जोरों शोरों से हर चीज कार्य चल रहा था। फिर 18वीं सदी में हमें देखने को मिला, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट। अभी जो नेपोलियन बोनापार्ट थे 1804 में फ्रांस के क्या बने, सम्राट बने। फ्रांस के अगले सम्राट कौन बना, थर्ड चाहे नेपोलियन बोनापार्ट।
उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की यात्राएं भी शुरू कर दी। सम्राट बनने के बाद इन्होंने क्या किया था, पड़ोस के यूरोपीय देशों की यात्राएं शुरू कर दी, और जो राज गद्दी के नीचे जो भी राज दरबारी के जितने भी सेनापति नियुक्त करने थे ऊंचे पद पर, उन पर अपने खानदानियों को बिठा दिया, यानी वहां पे अपना ही पूरा राज उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में तो लोग इस बात समझने लगे कि ये बहुत अच्छा सम्राट बना है, हमारे हितों की कार्य कर रहा है, हमारे हितों के लिए लड़ाई कर रहा है, हमारी हमें स्वतंत्रता से जीने के लिए जीने दे रहा है। तो इस टाइप से क्या हुआ, लोगों में ये बहम पल गया था। फिर लास्ट में क्या हुआ, धीरे 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 लोग बाग इसकी भी चाल से वाकिफ होने लगे, और जब इसकी चाल से वाकिफ होने लगे तो लोग सब नागरिक इसका साथ छोड़ने लगे। और लास्ट में क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू 1815 में वाटरलू की लड़ाई में बोनापार्ट की हार हुई, लड़ाई हुई थी। और इसमें उनके जो फ्रांस के नागरिक थे उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये भी चाल चल रहा है उस सम्राट की तरह है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, उसमें उसका साथ देना बंद कर दिया। तो लड़ाई में इसकी क्या हो गई, हार हुई। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकारों के विचार स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। इनके कुछ राज्य चिन्ह थे, टूटी हुई जंजीर फर्स्ट है, टूटी हुई जंजीर इसका प्रतीक था कि पहले कैदियों को जंजीरों में बांध के रखा जाता था, अब जब जंजीर खोल देना तो इसका मतलब क्या होता है, वो स्वतंत्र हो जाते थे। नागरिकों ने स्वयं को स्वतंत्र मानने लग गए, इसका प्रतीक ये था। सेकेंड था छड़ों का वर्गीकरण, गटर। इसका प्रतीक ये था कि जब एक व्यक्ति आंदोलन के लिए उससे कोई भी दबा सकता था जब वो उठा था, और जो कई छोटे छोटे गांव उठे थे उस टाइम पे, उन्हें शिक्षित वर्ग नहीं थे तो उनको दबा दिया जाता था। जब शिक्षित वर्ग आकर उठा, उभरा और क्रांतिकारी का रूप धारण हुआ लोगों में, तो उसको इससे वर्गीकरण किया गया, छड़ों का वर्गीकरण का गठन, यानी इकट्ठा होकर आंदोलन करना, एक साथ मिलकर आंदोलन करना। थर्ड आ जाएगा त्रिभुज के आकार, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, इसका मतलब था कि कभी ना कभी हर अंधेरे के बाद उजाला होते ही है। तो उन लोग अंदर ये था उस टाइम पे कि
ये एक सर्वदेशी जो ज्ञान था उनकी लाइफ में, जो जो शिक्षित वर्ग थे उन लोगों, उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह प्रवेश हुए। ज्ञान को संबोधित किया है इसने उन्होंने, ज्ञान के द्वारा ही उनकी लाइफ में रोशनी हुआ और लोगों ने इस जो उनका स्वतंत्रता रूप से जो हक उनको प्राप्त हुआ है वो इस ज्ञान की वजह से ही प्राप्त हुआ है। फोर्थ हो जाएगा अपनी पूछ मुंह में लिए सांप। इसका मतलब है कि एक रिंग का आकार बना लेता है, यानी एक सांप है वो अपनी पूंछ अगर मुंह में लेता है तो वो जो आकार है वो रिंग की तरह आ जाता है। यानी जो उनके अधिकार थे वो घूम घूम के एक ही जगह पर बार बार आ जा रहे थे। यानी कितने आंदोलन करने के बाद एक नया सदस्य का जब गठन होता था, एक नया सदस्य जब बनाए जाते थे तो उस टाइम पे नए नियम लागू कर दिए जाते थे, तो वही सिचुएशन हो जाती थी। इसको वही बोला गया है, यानी अंगूठी के आकार का। फिफ्थ है लाल टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी, ये इन लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक था। जब दांत स्वतंत्र हो जाया करते थे तो इसको पहना करते थे। सिक्स आ जाता है नीला सफेद लाल। ये जो कलर था नीला सफेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। डेनो वाली स्त्री, जो डेनो वाली स्त्री थी, यानी ये उड़ती हुई, इसके पंख लगे हुए, उसको मानवीय का वो मतलब कानून बनाने का समान रूप से उसका प्रतीक बनाया गया था। तो इस तरफ से कुछ राजनीतिक चिन्ह थे जो हमें फ्रांस में देखने को मिले थे। तो फ्रांस का स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थी सबसे महत्वपूर्ण थी। उसको बहुत यातनाओं के बाद उन्होंने धीरे धीरे सुधार होते 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 उनके हित का कार्य होने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस का जो क्रांतिकारी युग रहा है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा। हर दौर पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने हित के लिए आवाजें उठानी पड़ी, लेकिन वो दबे नहीं, अपने लिए खड़े रहे। जो शिक्षित वर्ग थे वो भले अपना बलिदान कर दिए, लेकिन लोगों के लिए जो उनके हितों का कार्य है वो उसको कंप्लीट करके ही गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग में बेल आइकन जरूर दबाएं।